नकल माफिया बेलगाम, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया बेबस, दफा 144 का निफाज भी बेसूद। जमात नहम का कंप्यूटर का पेपर भी लीक हो गया। पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हलशुदा पेपर व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, क्या एक के बाद एक पेपर इसी तरह लीक होता रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये तो एक सवाल बनता है मैट्रिक इम्तिहानात से मुतल्लिक मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी का। यकीनन तौर पर ये पोल जो है वो खुला कि आज भी मैट्रिक का जो इम्तिहानी पर्चा था, नवी जमात का जो पर्चा था, वो मुकर्ररा वक्त से कबल ही जो है वो पर्चा आउट हो गया, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को शदीद दुश्वारी का जो सामना है इस लिहाज से नहीं करना पड़ा, जो कि इम्तिहानी सेंटर से बाहर थे कि पर्चा जो है व्हाट्सएप ग्रुप की इस तरीके से जीनत बना कि उनको हलशुदा जो पर्चा है वो फराहम कर दिया गया। तो मैट्रिक में अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज के हवाले से, तो 10वीं जमात का जो पर्चा है वो आउट हुआ था, वो पहला ही पर्चा था, जबकि आज नवी जमात का कम्युनिटी साइंस का भी पहला पर्चा था जो कि आउट हुआ है। तो इस ज़माने में तलबा जो कि इम्तिहानी सेंटर में खुद मौजूद होकर पेपर जो है वो हल कर रहे हैं, जहाँ पर सख्ती भी है, तो उनके साथ एक यकीनन तौर पे एक ज्यादती है। लेकिन नकल माफिया जो है वो सरगर्म है। मैट्रिक बोर्ड कराची के आगे जो है मैट्रिक बोर्ड कराची के दावे जो है वो धरे के धरे रह गए कि आज जो है कल तो फिर भी ये हुआ था कि औकातिकार के दरमियान जो है वो पर्चा आउट हुआ था, लेकिन आज के हवाले से अगर बात की जाए तो इम्तिहानी जो पर्चा है वो मुकर्ररा वक्त से कबल ही जो है वो पर्चा आउट हो गया। 10 मिनट पहले जो है वो पर्चा आउट हुआ और सोशल मीडिया की जीनत बना और धराधर जो है वो वायरल होने लगा। गुज़िश्ता रोज नाज़िम इम्तिहानात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम लोग जो है इम्तिहानी ये पर्चे के हवाले से जो है मुतहरिक हैं और FIA के साथ मिलकर जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन आज ही मैट्रिक बोर्ड कराची को एक और जो कह सकते हैं कि एक मामला जो है उनके सामने इस लिहाज से आया कि आज तो औकात ठीक है सैयद जुबैर राशिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम प्रोफेसर बाबर शाह साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हर बार दावे किए जाते हैं कि नकल की रोकथाम नहीं होगी, नकल की रोकथाम की जाएगी, पर्चा लीक नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नकल हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, सिलसिला नहीं थम रहा, क्या कहेंगे आप? लांडी टाउन UC 6 के 8 इम्तिहानी मराकज़ पर बिजली की बंदिश। वाइस चेयरमैन UC 6 उमैर दुरानी इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकल पड़े। असातिज़ा और तलबा से उनके मसाइल पूछे। उमैर दुरानी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वादे के बरखिलाफ इम्तिहानी मराकज़ की बिजली बंद कर रहा है। मज़ीद जानेंगे, रिजवान अहमद से बताइएगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जिस तरह बग़ैर हथियारों की जंग नहीं लड़ी जा सकती, इसी तरह सहूलियात की फरामी दिए बग़ैर जो है तलबा व तालिबात से इम्तिहान नहीं लिया जा सकता। यही सूरत हाल है। 9th और मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है और इस सिलसिले में मैट्रिक बोर्ड की बात की जाए या कि इलेक्ट्रिक की, कहा यह गया था कि वो इम्तिहानी मराकज़, वो सेंटर जहाँ पर ये एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, वहाँ लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन ये दावे माजी की तरह एक मरतबा फिर हवा हो गए हैं और शहर कायद का मौसम वैसे ही गर्म है, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को इम्तिहान देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसका मुख्तलिफ सतह पर जो है वो नोटिस लिया जा रहा है। UCs की सतह पर भी जो है इस मामले को जो है मुंतखब नुमाइंदे मैदान में आए हैं। इसके हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 6 लांडी टाउन की एक ऐसे मरकज़ में जहाँ पे सेंटर पड़ा है 9th और मैट्रिक का। यहाँ पर हमारे वाइस चेयरमैन मौजूद हैं इस UC के, उमैर दुरानी। इनसे बात करते हैं। उमैर साहब, बताइएगा आप क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पर हमें सेवरल कंप्लेंट्स मौजूद हो रही थी, जिसके हवाले से स्टूडेंट को परेशानी थी कि यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से जो लोड शेडिंग है, जैसे मामूल के हिसाब से लोड शेडिंग है, वो लोड शेडिंग वैसी की वैसी ही ताहाल जारी है। हालांकि स्टूडेंट के पेपर है, गर्मी का आलम आप खुद देख सकते हैं कि क्या आलम है गर्मी का। बच्चे जो हैं वो पसीने में शराबोर हैं, उनकी कॉपीज़ ख़राब हो रही हैं ना। हालाँकि कि इलेक्ट्रिक को इस चीज़ का लिख कर भी तालीमी बोर्ड ने और वज़ीर तालीम ने खुद इंटीमेट भी किया था कि वो तालीमी मराकज़ जहाँ पर बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर्स पड़े हैं वहाँ पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होंगे। लेकिन वही बात है कि इलेक्ट्रिक ने हर साल की तरह इस साल भी वो सारे दावे के दावे हवा कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी UC में कितने ऐसे सेंटर हैं और क्या सिर्फ इसी सेंटर में लोड शेडिंग हो रही है या सब मुतासिर है? मेरी इस वक्त UC के अंदर टोटल 8 सेंटर्स पड़े हैं, जिसके अंदर ताहाल सेम सारी पूरी UC में 8 के 8 सेंटर में लोड शेडिंग उसी तरीके से जारी है। शहर में ऐसी कंप्लेन आ रही हैं कि वो सेंटर्स जहाँ पर ये एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं वो तारीकी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ असातिज़ा परेशान हैं बल्कि मुस्तकबिल के मेहमानों को भी जो है इम्तिहान देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक से के फौरी तौर पर अपने ऐलान पर हकीकी मानों में अमल करे। जी।
दानिश्वर, मुहक्किक, माहिर तालीम, ड्रामा निगार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर हमसे बिछड़ गए। ताज हैदर कुछ अरसे से अलील थे। ताज हैदर के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन यसरब इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। मुनसिफ, ड्रामा निगार, माहिर तालीम, पॉलिसी साज और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सियासत का रोशन चेहरा ताज हैदर अब हम में नहीं रहे। ताज हैदर 8 मार्च 1942 को कोहटा, राजस्थान के इल्मी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद प्रोफेसर करार हुसैन उस वक्त मीरठ कॉलेज में अंग्रेजी अदब के उस्ताद थे। 1948 में ये घराना पाकिस्तान हिजरत कर आया और ताज हैदर ने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रंचो लाइन कराची से हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी से 1962 में BSc ऑनर्स किया और AC यूनिवर्सिटी से रियाजी के मजमून में MSc की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1980 में बरामदात में सर्टिफिकेट कोर्स भी मुकम्मल किया। ताज हैदर इल्म और अदब के मैदान में भी पेश रहे। उनके लिखे गए ड्रामे PTV समेत मुख्तलिफ TV चैनल्स में नशर हुए। उन्होंने ड्रामा आबलापा में प्रोफेसर ओडीवाला का किरदार अदा किया, जबकि उनके मशहूर ड्रामों में आबलापा, चारागर, जिन्हें रास्ते में खबर हुई, लबे दरिया शामिल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में भी बहुत से कॉलम लिखे। ताज हैदर ने 1968 के सोशलिस्ट कन्वेंशन में शिरकत की और उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनका शुमार इस दौर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में था। ताज हैदर ने न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाया लीडर और सूबाई सेक्रेटरी जनरल रहे, बल्कि 2 बार सेनेट के लिए मुंतखब हुए हैं। 2013 में ताज हैदर सिंध की सूबाई हुकूमत के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुए। ताज हैदर का शुमार शहीद बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में होता था। वो पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के भी सरबराह थे। ताज हैदर कुछ अरसे से अलील थे, जिसके बायस वो मंगल की रात 63 बरस उम्र में इंतकाल कर गए। ताज हैदर के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, मनम जफर, जाम खान चोरो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुर्तज़ा वहाब, शाजिया मरी, अली खुर्शीदी, नासिर शाह समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया और लवाकिन और सियासी कारकुनों से ताज़ियत की। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब डिफेंस 4 में अदा की जाएगी। इमाम बारगाह में नमाज जनाजा की तैयारियां कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं, सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी। तदफीन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की जाएगी। ताज हैदर मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ताज हैदर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार रंजो गम। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, वही मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा किस किस की शिरकत मुतवक्के है नमाज जनाजा में? जी देखिए, इस वक्त मैं इमाम बारगाह यसरब के बाहर मौजूद हूँ, उसके मेन गेट पर, और इमाम बारगाह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ VIPs जो हैं वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सूबाई वज़रा, वज़ीर आला सिंध, उस समेत कई अहम लोग इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। 1:30 बजे का वक्त है नमाज जनाजा का। इमाम बारगाह यसरब में डिफेंस फेज़ 4 है और नमाज जनाजा के बाद यहीं से ही जो जस्द खाकी है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार तक पहुंचाई जाएगी, वहां पर तदफीन होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर बहुत अहम रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के, सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी भी थे पार्टी के ये, और पीपल्स पार्टी ने ताज हैदर के इंतकाल के बाद आज से 3 रोज़ा योम सोग का ऐलान कर रखा है। तो आज से पीपल्स पार्टी योम सोग मना रही है। तो यहाँ पर नमाज जनाजा की तैयारियाँ हैं। यहाँ पे पुलिस के आला हुकाम भी आए थे, जिन्होंने अंदर जो है वो इमाम बारगाह का दौरा भी किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, उसने भी इमाम बारगाह का मुआयना किया है। उसके बाद अब तैयारियाँ की जा रही हैं नमाज जनाजा का। 1:30 बजे उसका वक्त है और नमाज जनाजा 1:30 बजे अदा की जाएगी। उसके बाद यहीं से ही जस्द खाकी को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो गया। कोरंगी वीटा चौरंगी पर डीएसपी ट्रैफिक कोरंगी शब्बीर मेमन की निगरानी में ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात के बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस कराची की मुतहरिक नज़र आ गई है और पूरे कराची में जो है वो मुख्तलिफ सेशन में कार्रवाई की जा रही है। हैवी ट्रैफिक जो बोसीदा गाड़ियां हैं जिनके आगे शीशे नहीं लगे हुए या जो वाटर टैंकर है जिनसे पानी वगैरह गिर रहा है जो कि ट्रैफिक हादसात का सबब बन रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो शहर भर में कार्रवाई की जा रही है। जबकि मोटरसाइकिल का हेलमेट जो है उसको भी लाजमी करार दे दिया गया है। जिस शख्स ने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसको चालान किया जा रहा है और उसको रोका जा रहा है। इस वक्त मैं कोरंगी के एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो डीएसपी साहब कोरंगी के शब्बीर अहमद मेमन वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की मजीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या मतलब आप किस हवाले से तैयारियाँ कर रहे हो, क्या चालान वगैरह उनको क्या किया जा रहा है? बात यह कि जनाब अकबर साहब हमारे ट्रैफिक कराची डीआईजी साहब और जनाब एसएसपी साहब अली रज़ा साहब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ट्रैफिक की हिदायत के मुताबिक हमने ये कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई तो हम पहले भी करते रहते हैं हेलमेट के ख़िलाफ़, लेकिन ये दोबारा कंप्लेन चली है। इसके अंदर हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन चल रही है और ये बाइक के ख़िलाफ़ भी चल रही है। हमारा जो चालानिंग अफसर है वो बाकायदा बाइक्स को रोक के लोगों के हेलमेट के बारे में पूछ रहा है। हेलमेट नहीं हो रही है तो उस गाड़ी को हम डिटेन कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि वो हेलमेट लेकर ना आ जाए, हमें शो ना कर दे, उसके अलावा हम उसे बाइक नहीं देंगे। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तब भी उसकी गाड़ी हम डिटेन कर रहे हैं ताकि अपना लाइसेंस क्लियर दिखाए। अच्छा, जो हैवी ट्रैफिक है जिनके पास या तो टैंकर वगैरह बोसीदा हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने कल भी की थी और आज भी करेंगे आपके सामने कि जो पुअर कंडीशन से टैंकर है, डंपर है, ट्रॉलर है और टैंकर है पानी का, उन तमाम को जो पुअर कंडीशन होगी उसको बाकायदा हम डिटेन करेंगे और उसको इम्पाउंड यार्ड भेज रहे हैं। हम बाकायदा डिटेन करके इम्पाउंड यार्ड भेज रहे हैं। वहाँ से जब छुटेगा, जब वो ओरिजिनली फिटनेस हासिल करेगा, अपनी गाड़ी को फिट करेगा अकॉर्डिंग टू एसओपी, उसके बाद वो रिलीज़ होगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डीएसपी कोरंगी ट्रैफिक के शब्बीर अहमद मेमन साहब मौजूद थे और जो जिनके पास वो बता रहे थे कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है उनकी गाड़ी को जो है वो तहवील में लिया जा रहा है और जब तक उसको हेलमेट लाकर शो नहीं करेगा उसको जो है वो गाड़ी नहीं दे जाएगी। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर दो जो गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिलों को रोका गया है और उनके जब तक वो हेलमेट लाकर यहाँ पर शो नहीं करेंगे उनकी जो मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त रहेंगी। जबकि हैवी जो ट्रैफिक है उसको भी रोका जा रहा है और उसके लिए जो है वो किमाड़ी के एक इज़ला में जो है वो बनाया गया है, वहाँ पर उसको जो है वो गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और जब तक वो वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेता गाड़ियों को हिरासत में ही रखा जाएगा। जी, कराची में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, प्रेशर हॉर्न, रंगीन और काले शीशों की फरोख्त पर पाबंदी आए। पाबंदी 8 अप्रैल से 7 जून तक लगाई गई। तफसीलात जानेंगे शायान अली से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कराची में जो है आए रोज़ ट्रैफिक के मसाइल जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी की बात करें या फिर ट्रैफिक हादसात की तो मुसलसल जो है इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। जबकि अभी जो है एक और पाबंदी लगा दी गई है इस हवाले से कि शहर में जो भी गाड़ियाँ हैं उनमें जो हैवी हॉर्न्स हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें कि कलरफुल जो लाइटें हैं या फिर जो है काले शीशे और हूटर्स, इनके खिलाफ जो है वो पाबंदी लगाई गई है। इससे कबल जो है इनको इस्तेमाल में पाबंदी लगाई गई थी, जबकि आज से जो है वो बता रहा जाए कि 8 अप्रैल से जो है वो ये पाबंदी आयद होगी और 2 माह की ये पाबंदी होगी, जिसमें जो है फ़रोख्त करने में दुकानदारों के खिलाफ जो है पाबंदी लगाई गई है कि 2 माह के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की इस तरह की अशिया जिसमें जो है कलरफुल लाइटें या फिर जो है वाइट लाइट होती है जिससे जो है सामने वाले को मुतासर करती है वाइट लाइट, या फिर हैवी हॉर्न और उसके साथ साथ जो है वो हूटर का इस्तेमाल किया जाता है और काले शीशे, इनके खिलाफ ये पाबंदी की गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दुकान पर, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि अभी जो पाबंदी लगी है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही कहूँगा कि इस पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये है कि बाइक वाले जो हेवी हॉर्न लगवा रहे हैं तो उस पर वजह से भी पाबंदी है। वैसे ये नॉर्मल हॉर्न है जो गाड़ियों वाले लगा रहे हैं उनके लिए तो अलाउ है सिंपल वाले हॉर्न, और दूसरी नॉर्मल वाली लाइटें जो हो गई वाइट कलर की वो है जिस पे पाबंदी है, वो HID कहलाती है जो हेवी लाइटें हमारे पास मौजूद नहीं है। और कहने की बात ये है कि हॉर्न तो HID लाइट जो है वो वैसे भी फ़रोख्त नहीं करनी चाहिए, आपके पास नहीं करनी चाहिए। जो नॉर्मल LED वाली लाइटें ये तो गाड़ियों की अपनी जो वाइट ऑप्शन की लाइट होती है तो अलाउ है और ये हमारे पास भी मौजूद है।
जिस पे पाबंदी है वो HID कहलाती है, जो हार्ड लाइटें होती है। अच्छा, देख रहे हैं कि हैवी हॉर्न्स जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए होता है, जो हैवी व्हीकल्स है, लेकिन यहाँ पे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। मोटरसाइकिल सवार के पास भी बड़े हॉर्न लगे हुए हैं, रिक्शे वाले के पास भी जो है बड़े हॉर्न लगे हुए हैं, उसके साथ साथ जो है कार वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो आसपास से गुजरते बुजुर्ग होते हैं, खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको मुतासिर करते हैं। जैसे अचानक से हॉर्न बजाया जाता है तो वो अचानक से जो अगर दिल के अमराज में मुब्तला जो अफराद है उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। क्या कहेंगे? ये तो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि एक तरफ तो ये मजबूरी भी है हॉर्न लगाना, क्योंकि अक्सर जो बाइक वाले आते हैं कि यार हमें कोस्टर वाला डंपर वाला साइड दे देता है, तो जो नॉर्मल वाले हॉर्न है वो लग सकते हैं, क्योंकि बाइक की बैटरी छोटी होती है तो उस पर वैसे भी प्रेशर हॉर्न नहीं लग सकता। प्रेशर हॉर्न पे तो एक काफ़ी अरसे से पाबंदी है, वो ना हमारे पास होते हैं और न रखते हैं। वो दूध वाले हॉर्न हो गए, बड़े वाले हॉर्न वो बड़ी गाड़ियों के लिए अलाउ है, क्योंकि उसकी बैटरी उस पर लोड उठा सकती है। और बाइक के लिए ये नॉर्मल हॉर्न है, ये उनके लिए जो है ना, वो कहते हैं हमारे खुद भी हिफाजत है, जितने भी बड़े वाले गाड़ियाँ हम खुद दबा रहे होते हैं, तो इसीलिए हमने मजबूरन जो सादे वाले, ये पॉप वाले, ये स्टीट वाले हॉर्न, ये बाइक की बैटरी लो भी कर सकते हैं और चल भी सकते हैं। ताहम इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो पाबंदी लगाई गई है इनसे जो है इनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि इनका सामान जो है दुकानों पे यहाँ पे मौजूद है। अभी 2 माह की पाबंदी के दौरान जो है अपने कारोबार में बड़े जो है नुकसान खाएंगे, जिसके बायस जो है इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसका अल्टरनेट निकाला जाए ताकि इनको भी नुकसान ना हो। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। सिंध काबीना का इजलास 15 अप्रैल को वज़ीर आला हाउस में होगा। काबीना इजलास का 30 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। आज ज़माने हमारे साथ हैं, बताइएगा एजेंडे के हवाले से। सिंध काबीना का इजलास तलब किया गया है 15 अप्रैल को से 3 बजे वज़ीर आला हाउस की कमेटी रूम में। वज़ीर आला सिंध के मुराद अली शाह ने ये काबीना का अहम इजलास तलब किया है। इस इजलास में 30 नुकाती एजेंडा है। इस एजेंडे में जो खास चीज़ें हैं उनमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नलकों के हवाले से एजेंडा शामिल है, जबकि यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों में सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान की शमूलियत के हवाले से जो है एक एजेंडा है, जबकि मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे इस वक्त चल रहे हैं कराची में उन पर गौर किया जाएगा। CCI ने रिकमेंडेशन किया था वर्क वेलफेयर बोर्ड के हवाले से, उसके अखराजात का मसला था, उस पर काबीना जो है वो गौर करेगी। जबकि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं इकबाल डेथो, जिसको शोकास नोटिस दिया गया था, उनके बारे में काबीना फैसला करेगी कि आया उनको मुलाजिमत से बरतरफ करना है या उनको कंटिन्यू रखना है। ये आम तरह के एजेंडाज थे जिन पर सिंध काबीना गौर करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फरवरी 2025 में बैंकिंग डिपॉजिट सालाना बुनियाद पर 9.20% का इजाफा। बैंकिंग डिपॉजिट्स 30,500 अरब पर पहुंच गई। ईद उल फितर की वजह से एक माह में बैंकों से 500 अरब रुपए निकाले गए। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान ने बैंकिंग डिपॉजिट की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि फरवरी 25 में बैंकिंग डिपॉजिट सालाना बुनियाद पर 9.2% का बड़ा इजाफा हुआ है। फरवरी 25 में बैंकिंग डिपॉजिट बढ़कर 30,500 अरब रुपए पर पहुंच गए। फरवरी 24 में बैंकिंग डिपॉजिट 27,900 अरब रुपए थे। और यहाँ पे देखा जाए बैंकिंग डिपॉजिट माहाना बुनियाद यानी जनवरी 25 के मुकाबले फरवरी 25 में जो है 1.8% की कमी हुई है। बड़ी तौर पर 500 अरब रुपए कमी से जो है इसमें देखा गया। जनवरी 25 में बैंकिंग डिपॉजिट 31,003 अरब रुपए थे, जिसमें 500 अरब रुपए की कमी देखी गई है। और माहिरीन का कहना है कि माहाना बुनियाद पर जो बैंकिंग डिपॉजिट में कमी हुई है उसकी बुनियादी वजह ईद पर जो है अखराजात की वजह से पैसे निकाले गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। आलमी तिजारती जंग जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी जद में आ गई। इस बाजार में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स मुसलसल मनफी हिंसे दिखाने लगा। माहिर स्टॉक मार्केट शहरियार भट्ट कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनियों के शेयर्स में मंदी देखी जा रही है। मज़ीद जान लेंगे, वसीम इफ्तिखार से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के 30 रोज़ अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे ट्रेडिंग स्क्रीन, जिसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि कंपनियों के शेयर्स में जो है वो मंदी देखने में आ रही है। और इसके साथ साथ कुछ कंपनियों के शेयर्स ऐसे हैं जिसमें हम तेज़ी देख रहे हैं। ज़्यादातर जो रेड फिगर्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों के शेयर्स में मंदी है, और जो ग्रीन कलर में जो फिगर्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों के शेयर्स में तेज़ी देखने में आ रही है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सूरत हाल भी है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके शेयर्स में ना मंदी है ना तेज़ी
رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہریار بٹ. ان سے جانتے ہیں کہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز تو شدید مندی وٹنس کی گئی تھی, دوسرے روز مثبت رجحان تھا, صورتحال بالکل برعکس تھی. آج ایسا کیا ہوا شہریار کہ دوبارہ سے مندی کی صورتحال ہوئی ہے اور کاروبار کا آغاز بھی مندی کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیے, یو ایس پریزیڈنٹ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد جہاں دنیا بھر کی مارکیٹوں میں ایک بہچال آ گیا, پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی اسے محفوظ نہیں رہ سکی. آج صبح ہم نے دیکھا کہ ایشین مارکیٹس کل کی ریکوری کے بعد آج پھر سیلنگ موڈ میں اوپن ہوئے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کا آغاز 600 پوائنٹ مائنس سے ہوتا اور مارکیٹ نے دیکھتے دیکھتے 2 نفسیاتی حدیں بریک کی. پہلے 1,15,000 پھر 1,14,000 کی سطح بھی برقرار نہ رکھ سکی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیرف عائد کیا گیا ہے اس کے بعد یہ ٹریڈ وار بہت طویل ہوتی جا رہی ہے اور تخمینے لگائے جا رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان کی بات کر لیں تو 77 کروڑ ڈالر کا نقصان کہا جا رہا ہے پاکستان کو اس سے ہو سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو وار طویل ہو رہی ہے اس میں 104% ٹیرف چائنا کے اوپر عائد کیا گیا, جس کے باعث دنیا بھر کی مارکیٹوں میں پریشر دیکھنے میں آ رہا ہے اور ریسیشن کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جب بھی ریسیشن ہوتا ہے, پینک لائک سچویشن ہوتی ہے, کرائسس ہوتا ہے, تو آپ کو یہ سچویشن نظر آتی ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی اگر ہم بات کر لیں, کل جو نمبرز آئے تھے اس کے مطابق جو فارنرز ہیں وہ کنٹینیو سیلنگ کر رہے ہیں مارکیٹ میں. پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں مارکیٹ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی, تو بینکس اور کچھ انسٹیٹیوشن ہیں جنہوں نے سیلنگ کرنے کو ترجیح دی ہے اور سرمایہ کار بھی پروفٹ ٹیکنگ کرنے کے بعد اس وقت ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں, سائڈ لائن کے اوپر ہیں, کسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل شہریار بٹ. اور جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹس پہ ریئیکٹ کرتی ہے, تو کچھ خبریں ایسی سامنے آئی ہیں جس میں پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے وہ اس میں جو ہے وہ نقصان کی خبریں سامنے آئی ہیں. اس کا اثر بھی اسٹاک مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی صورتحال ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت تجارتی جنگ جاری ہے تو اس کا اثرات ایشین اسٹاک مارکیٹ بھی پڑی ہیں, جس کی زد میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی آئی ہے. اور اسٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ مندی کا رجحان ہے. اگر کچھ خبریں پازیٹیو آتی ہیں تو یقیناً جو اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان بھی ہو سکتا ہے. جی. پاکستان ریلوے کا شیڈیول تاحال متاثر. پاکستان ایکسپریس, کراکرم, ملت ایکسپریس, پاک بزنس کئی گھنٹے تاخیر کا شکار. تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شاہد سے, بتائیے گا. جی بالکل, میں ایک بار پھر سے کراچی کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک روز قبل جو ہے وہ پیری ریلوے ٹریک کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ملازمین نے, اسٹیل مل کے ملازمین نے جو ہے وہ احتجاج کر کے جو ہے بند کر دیا تھا. اس احتجاج کے باعث جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ جتنی بھی ٹرینیں تھیں وہ اس وقت روک دی گئی تھیں اور اس کی وجہ سے جو ٹرینوں کا شیڈیول ہے وہ آج کے روز بری طرح سے متاثر ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. آج ٹرینیں 1, 2 یا 3 گھنٹے لیٹ نہیں بلکہ 7 سے 8 گھنٹے لیٹ ہیں. اس وقت کراچی سے لاہور جانے والی کراکرم ایکسپریس صبح 3 کے بجائے رات 11:15 بجے جو ہے وہ کراچی کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہوگی. اسی طرح ملت ایکسپریس بھی شام 5 کے بجائے جو ہے وہ رات 1:30 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن سے جو ہے وہ فیصل آباد کے لیے روانہ ہوگی. جبکہ اس کے علاوہ متعدد ٹرینیں سکھر ایکسپریس اور بہاؤدین ذکر ایکسپریس, یہاں تک کہ پاکستان ایکسپریس بھی جو ہے وہ کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. جو اس وقت مسافر ہیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اپنی ٹرین کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. جبکہ جو 2 بجے کے بعد جو روانہ ہونے والی ٹرینیں ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ مزید ٹرینوں میں تاخیر دیکھی جائے گی. اور یہ مسافروں کے لیے آج کے لیے بہت ٹف ٹائم دیکھا جائے گا کیونکہ 3 بجے جانے والی ٹرین جب پونے رات کو 11 بجے جائے گی, بہت سے مسافروں کو نہیں پتہ چل پاتا. مسافر جو ہے وہ ریزرویشن آفس میں یا پھر جو ہے وہ ریلوے کے نیو ہیلپ لائن نمبر پہ 021 اور کے نام سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے ہیلپ لائن, اس پہ کال کر کے جو ہے وہ ٹائم اپنا معلوم کر سکتے ہیں. جبکہ ریلوے کی جانب سے جو ہے وہ کافی مسافروں کو جو ہے وہ میسیج بھی جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو درست نمبر یا پھر اسی بندے کا نمبر نہیں دے پاتے جو جن کو جانا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں پر 2 سے 3 بجے کے بعد مسافروں کا رش جو ہے وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ جب بیک ٹو بیک کراکرم, پاک بزنس ایکسپریس, پاکستان ایکسپریس, ملت ایکسپریس, کراچی ایکسپریس کے یا پھر شاہ حسین ایکسپریس کے مسافر جب یہاں پر آتے جائیں گے تو یہاں پر کینٹ اسٹیشن کی جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں دیکھی جاتی. دسمبر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی ٹرینیں جو ہے وہ موسم کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار تھی اور ایک بار پھر سے مسافر کو جو ہے وہ ٹرینوں کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا. جی.